हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबीए एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारा ये 6th प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम फरवरी 2014 में आए साइंस वाले पेपर 2 को हम डिटेल में विद कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सीरीज़ को। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसमें जो है स्टेप वाइज जो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखी है, उनको हमें क्या करना है, स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके लगाना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीचेज द किडनी फॉर द फिल्ट्रेशन। तो हमारा जो ब्लड होता है, वहाँ पे क्या होता है, उसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंस होती हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। वो कहाँ जाती हैं, पहले सबसे पहले जाती हैं किडनी में, फिल्ट्रेशन के लिए जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, वहाँ से हमारे फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो हमारा ब्लड जो होता है, वो जो है फिल्टर होने के बाद वहाँ से यूज़फुल सब्सटेंस को ब्लड जो है क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप हो जाती है। इसके बाद हमारी थर्ड स्टेप में आता है वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर फिल्टर्ड आउट एज द यूरिन इन द किडनी। तो हमारा जो वेस्ट बच जाता है, वो कहाँ पे, वो वाटर में मिक्स होके हमारी किडनी के थ्रू क्या किया जाता है, यूरिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, जो कि सी दे रखा है, ये हमारे 4th पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरेटर कैरी यूरिन टू द यूनरी ब्लैडर। तो हमारा यूरेटर जो होता है, वो यूरिन को कहाँ ले जाके स्टोर कर देता है, यूनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है। लास्ट में हमारा कौन सा आता है, बी आता है, जो कि यहाँ पे जो हमारा स्टोर हुआ होता है यूनरी ब्लैडर में हमारा क्या, यूरिन, उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस ऑर्डर में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, जिसमें कि EDACB। तो कुछ इस तरीके से हमारा ह्यूमन जो है एक्सक्रीटर सिस्टम रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। तो हमारे अमीबा में जो ये स्यूडोपोडिया होता है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है अमीबा में, तो ये अमीबा जो है इसको मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए यूज़ करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियस होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर फूड आ जाता है, तो ये इसका ये लेयर है, यही हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी सूडोपोडिया कहलाती है। तो ये क्या करती है, इसको फूड को कैप्चर करने के लिए अपने सूडोपोडिया को तो कुछ इस तरीके से वो क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है, और यहाँ पे इसका फूड यहाँ पे चला जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, इसको इनगल्फ करके इसका सूडोपोडिया एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, और ये फूड आइटम इनके अंदर चला जाता है, और ये क्या कर लेती है, अपना फूड को कैप्चर कर लेती है। और इसी तरीके से अपने सूडोपोडिया की मदद से वो क्या करती है, मूवमेंट भी करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिलो आर गिवन सम ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा हमारा क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट इसमें हमारा क्या होता है, हमारा बेडबग एक पैरासाइट है, और हमारा लीचेस भी एक पैरासाइट है, हमारा कस्क्यूटा भी एक पैरासाइट होता है, और हमारा एल्गी भी क्या होता है, एक हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या होता है, एल्गी नहीं, हमारा ये लीचेस लाइस क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। तो हमारा B, D, B, C, D एंड F ये हमारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो हमारा पैरासाइट वो होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे होस्ट सेल के पास रह के अपनी जो है जीवन को, अपने जो है फूड को, अपने हैबिटेट को कंप्लीट करते हैं, खुद तो फायदा लेते हैं, लेकिन उस होस्ट बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ कॉलम ए नेम द साइंटिस्ट आर गिवन एंड द कॉलम बी सम डिस्कवरीज आर गिवन। तो एक कॉलम ए में हमारे साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, कॉलम बी में इनकी डिस्कवरी दे रखी है। इनको मैच करके बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही लगाया गया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किसकी खोज की थी, वो पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, उन्होंने स्मेल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। लुइस पॉस्चर ने क्या किया था, उन्होंने फर्मेंटेशन दिया था, और हमारे रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स डिजीज़ की डिस्कवरी की थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एंड हमारे एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स, लुइस पॉस्चर फर्मेंटेशन, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स डिजीज़ की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। इन चारों में से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन सा सही ऑप्शन दे रखा है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें से हमारा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 होता है, दीज आर द एरिया विच हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ये हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो ओनली है ये भी हमारा गलत है,
ये भी ओनली दे रखा है, ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे फ्रीली हैबिटेट को यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता है, उसको कल्चर को और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है हमारा क्या, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन चारों जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी रखी हैं इनको पढ़िए, उसके बाद फिर यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको बताइए। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रोकैरियोट डोंट हैव न्यूक्लियस, ये हमारा बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही दे रखा है। हमारी जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है वो जो है जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने सारे काम करती है, उसी तरीके से हमारा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये भी अपना पूरा काम करता है। जैसे रिस्पायरेशन हो गया, हमारा डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, तो ये सारे काम को होते हैं जैसे हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है उसी तरीके से हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट, ये भी हमारा सही दे रखा है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो भी हमारी क्या होती है, प्रोकैरियोट होती है। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है कि यूकैरियोट डोंट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारा प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर होता है ना कि यूकैरियोटिक का। इस तो हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है जिसमें हमारा ए, बी एंड सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दे रखा है, in the given diagram position of the four endocrine gland in the human body are marked A, B and C, तो यहाँ पे कुछ हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशन दे रखी है, इनको हमें बताना है कि कौन से हमारी पोजीशन में क्या आएगा। तो हमारा ए जो दे रखा है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और बी क्या होता है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, और सी हमारा क्या दे रखा है, किडनी के ऊपर दे रखा है, तो ये हमारी क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किसका दे रखा है, ये हमारी पैनक्रियाज होती है। तो पहला हमारा क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और दूसरा हमारा क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, थर्ड हमारी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, और फोर्थ हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ रेक्टेंगुलर कंटेनर बिलो गिवन इज फिल्ड विद द लिक्विड हैवियर देन वाटर, तो हमारा जो है क्या, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये फिल किया गया है लिक्विड से जो कि क्या है, हमारे वाटर से हैवियर है। तो इन चारों में से हमारे प्रेशर कौन से ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे ये बी एंड सी दे रखा है, तो पूछ रहा है किस पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती है किसी भी लिक्विड में तो वैसे वैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। तो सबसे कम हमारा किस पे होगा, ए पे, उससे ज़्यादा हमारा बी पे होगा, बी से ज़्यादा हमारा सी पे होगा। तो इस ऑर्डर में हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में कि सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, बी पे उससे कम होगा और ए पे हमारा सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, लाइट इज फॉल ऑन द सरफेस S1, S2, S3 आर सोन इन फिगर, तो लाइट जो हो रही है एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है और एक ऐसे सरफेस पे फॉल हो रही है। तो इसमें से बताना है कि कौन से सरफेस पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। आई इज इक्वल टू हमारा एंगल आर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी लाइट की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सरफेस कैसा भी हो, चाहे वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, रफ हो, कैसा भी सरफेस हो, लेकिन लाइट क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करती है। एंगल आई हमेशा क्या होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा जो ये नॉर्मल एन और आई एंड आर ये तीनों क्या होते हैं, एक ही सरफेस पे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है कि ऑल द 3 सरफेस आर हैव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज क्योंकि हमारा जो लाइट होता है उसकी जो है प्रॉपर्टी वो सरफेस कैसा भी सरफेस हो, हर एक सरफेस पे वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई गिवन बिलो पार्ट मार्क ए बी एंड सी डी आर लेबल्ड एज, तो हमारा ये जो आई है, आई की फिगर दे रखी है और हमारा ए बी एंड सी डी इन चारों के हमारा बता रहा है कि ये कौन सा पार्ट दे रखा है। तो हमारा सबसे पहला ए हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा सीलरी है, और बी हमारा क्या है, ये हमारी इरीज है, और सी हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है, और हमारा ये डी वाला क्या है, ये हमारी कॉर्निया है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा
सीलरी मसल है, और उसके बाद फिर हमारा बी क्या है, इरीज है, और सी हमारा क्या है, लेंस है, और डी हमारा कॉर्निया है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑन द ह्यूमन आई आर अबाउट। ये तो हमारा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है सही, जो कि हमारा 1/15 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ से चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद फिर इनमें से हमारे इरिगेशन के लिए कौन सा सही ऑप्शन दे रखा है उसको हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है कि हमारा सीड का जर्मिनेशन कभी भी ड्राई कंडीशन में नहीं फॉलो हो पाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, न्यूट्रिएंट गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट आर डिजॉल्व फ्रॉम। ये भी हमारा सही ऑप्शन दे रखा है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट में क्या होता है कि एक डिजॉल्व फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम ईजी। ये भी हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है। हमारा सी लास्ट वाला ऑप्शन सही दे रखा है कि वी वेस्ट वाटर प्रोडक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करेंट। ये हमें जो है गर्म हवा और लू दोनों और हमारी हवा से भी क्या करता है, वाटर बचाता है किसको, हमारी क्रॉप को, जो कि हमारे इरिगेशन के अंदर आता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जो कि हमारा ए बी एंड ई दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ से चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और यहाँ पे जो ऑप्शन सही दे रखा है उसके बारे में बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत दे रखा है। क्रोमोसोम हमारा कहाँ पे न्यूक्लिएट होता है, हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जीन आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। ये हमारा सही दे रखा है कि हमारा जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम थ्रेड होता है, इसी पे हमारा क्या होता है, जीन ऐसे ऐसे कुछ जो है बेड के फॉर्म में लगे होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। ये भी हमारा सही दे रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, रिस्पायर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सेल। ये भी हमारा क्या दे रखा है, सही ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा बी सी एंड डी हमारे सही ऑप्शन हो जाते हैं और हमारा ए वाला गलत होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकेंड में सही दे रखा है। हमारा बी सी डी हमारे सही ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट फ्रिक्वेंसी। तो हमारी जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होती है उसकी जो है साउंड फ्रिक्वेंसी कितनी होती है उसको हमें बताना है। तो इसकी साउंड फ्रिक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज होती है। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि ह्यूमन की हियरिंग पावर में फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, जो कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने से कितने के बीच में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ एन आयरन इज केप्ट ओवर द टॉप ऑफ द टेबल विथ इट डिफरेंट फेसेस टचिंग द टेबल। तो हमारी जैसे मान लीजिए एक हमारी टेबल है, इस पर हमारी एक आयरन की ब्लॉक ऐसे रखी है और इतने यही वाली आयरन की ब्लॉक जो है इस तरीके से रख दी गई है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन डिफरेंट केस द सॉलिड ब्लॉक एक्सर्ट। तो क्या कर रहा है कि इस केस में हमारे सॉलिड ब्लॉक के ऊपर कौन सा प्रेशर, कैसा फोर्स लगेगा, और इस वाले बॉक्स हमारे आयरन ब्लॉक पे कैसा फोर्स और कैसा प्रेशर लगेगा। तो इन दोनों में क्या होगा, फोर्स तो हमारा बराबर का लगेगा, लेकिन हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारा प्रेशर होता है वो हमारे एरिया पे डिपेंड करता है। जितना जो है सरफेस टच में रहेगा उतनी ही जो है ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लग रही होगी। तो हमारा क्या कह रहा है, सेम फोर्स रहेगा बट डिफरेंट प्रेशर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम दिया गया है ये हमारा किसका है, एनिमल सेल का है, जिसमें हमें ए बी सी डी पार्ट जो यहाँ पे दे रखे हैं इनकी लेबलिंग करनी है। तो हमारा ए क्या होता है, ये हमारा क्या है, सेल वॉल होता है, और बी हमारा क्या है, ये हमारा एक वैक्यूल है, और हमारा सी क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और हमारा डी क्या है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हमारा ये हमें ऑप्शन नंबर बी में हमारे ऑप्शन नंबर हमें दूसरे में देखने को मिल रहा है कि हमारा ए क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, बी वैक्यूल है, सी न्यूक्लियस है, और डी हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द ऑडियोमीटर रीडिंग ऑफ अ मूविंग कार एट 8 AM इज 36,540 किलोमीटर एंड एट 10 AM 36,000
666 किलोमीटर। तो हमारा ऑडियोमीटर जो हमारा कार में होता है वो बता रहा है कि 8 AM पे हमारी कार कितने किलोमीटर कहाँ पे थी, वो हमारी कितने पे थी 36,540 पे, और हमारे 10 बजे ये हमारी कहाँ पे पहुँच जाती है 36,666 किलोमीटर पे। तो ये हमारे इसकी क्या बतानी है, हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, जब हमारे इसमें से हम इसको इतना माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 124 किलोमीटर आ जाएगा। और हमारा टाइम कितना लगा है, इसमें हमारा टाइम लगा है 2 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 63 का आ जाएगा। लेकिन ये हमारा कितने में आएगा, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, हमको किस में बताना है, मीटर पर सेकेंड में बताना है। इसको हम क्या करेंगे 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 17.5 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अ बॉय हैज़ अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक। एक लड़का है जिसके पास थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक का, हमारे हल्दी का पेस्ट है। उसके बाद क्या करता है वो बॉय, वो ऑन एडिंग दिस पेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको पहले क्या करता है HCl में ऐड करता है जो कि हमारा क्या होता है एसिड होता है। और उसके बाद फिर क्या करता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करता है जो कि हमारा क्या होता है बेस होता है। उसके बाद ऑब्जर्व करता है कि इसमें किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो टर्मरिक होता है वो भी हमारा एक एसिड और बेस इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे एसिड के साथ क्या करता है येलो कलर देता है, और हमारे बेस के साथ क्या हो जाता है वो हमारा क्या रेड कलर देता है। जैसे कि आपके भी कपड़े पे कभी जो है हल्दी गिर गई हो, या फिर आप जो है जाके जो है कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हल्दी का पेस्ट आप लगा लीजिए, उसके बाद जब आप सोप से उसे धुलते हैं तो वहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो सोप होता है वो भी हमारा क्या होता है बेस होता है, और हमारा ये टर्मरिक बेस से रिएक्ट करके हमें कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी विलाई होती है, उसी का स्टेटमेंट दे रखा है। इन चारों ऑप्शन में से हमारे विलाई का कौन कौन सा फंक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन दे रखा है द फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड द थाउजेंड्स इन नंबर। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी विलाई क्या होती है, निकली हुई होती है। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, हमारी विलाई का होता है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे हैव वेरी थिन वॉल। इनकी वॉल क्या होती है, वो भी क्या होती है, बहुत पतली होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे हैव द नेटवर्क ऑफ द थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सर्फेस। और इनके और हमारे इंटरनल पार्ट के बीच में क्या होता है, थिन जो है ब्लड वेजल पाई जाती हैं, जो कि एक नेटवर्क का काम करती हैं हमारे स्टमक और इनके बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा गलत ऑप्शन दे रखा है कि ये हमारे फूड को ईजिली क्या करती हैं, पास करती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ABC क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर द सम फूड आइटम। यहाँ पे कुछ फूड आइटम दे रखे हैं और उनको हमें टेस्ट करके बताना है कि यहाँ पे जो है आयोडीन के साथ कौन सा ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये मैश्ड पोटैटो और हमारा स्लाइस ऑफ ब्रेड है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इसमें स्टार्च पाए जाते हैं, और स्टार्च ही हमारा क्या होता है, आयोडीन के साथ हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है। बाकी सब में हमें स्टार्च नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर A एंड C क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ सेपरेट स्प्रिंग बैलेंस टू क्लास 8th स्टूडेंट। तो एक हमारे जो है क्या टीचर हैं वो पढ़ा रही हैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में, किसको, क्लास 8th के बच्चे के बारे में। तो गुंजन मेंशन द फॉलोइंग स्टेप। तो गुंजन क्या करती हैं, फॉलोइंग स्टेप्स को मेंशन करती हैं, वो क्या करती हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या होता है वो गलत होता है। तो कुछ इस तरीके से वो मेंशन कर रही है, तो हमें क्या करना है, इसको जो है सही सीक्वेंस में लगाना है। तो इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें जो है कोई हमें जीरो एरर तो नहीं देखने को मिले, इसमें बिना एरर का जो है हम फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनके जो है
पोजीशन को हम नोट करेंगे कि हमारा पोजीशन कहाँ पे बता रहा है हमारी स्केल का। उसके बाद फिर जो हमारी एक्चुअल रीडिंग आई रहेगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है, जो कि हमारा DACB ये हमारा राइट सीक्वेंस होता है किसको मेज़र करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस को मेज़र करने के लिए। और जिन लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो वो हमारी जो है कंप्लीट जिस्ट ऑफ NCERT बेस्ड साइंस नोट्स बेस्ड जो है हमने जो है क्लास 8th की पूरी NCERT की समरी को डिस्कस की है, वो आपकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाके इन सारे वीडियोस को चेक कर लीजिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। वहाँ से आपको डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप समझ पाएंगे उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को, किस तरीके से वो कितने क्वालिटेटिव फॉर्म में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। इन चारों में से हमारा कौन सा हमारा एक उद्देश्य नहीं होता है साइंस को पढ़ाने का, किसमें, अपर प्राइमरी स्टेज में। तो कभी भी हम साइंस को बेटर परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते हैं। एक्वायर करने के लिए लिटरेसी को भी, रेशनल थिंकिंग को भी हम डेवलप करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, इन चारों के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी हम स्टेप्स को फॉलो करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाता है, जिसमें हमारा क्या दे रखा है, ये गलत दे रखा है, इसलिए हमारा नॉट ही पूछा है और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द टीचिंग ऑफ रोल प्ले इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन द टीचिंग इन द साइंस बिकॉज। तो रोल प्ले जो हमारा किया जाता है वो हमारी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, किस लिए ये हमें बताना है। इससे क्या करता है, इससे हमें बच्चों के बीच देखने को मिलता है कि वो इंश्योर कर पाते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इससे हमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, साइंस इज कंसीडर्ड टू बी द क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग, डूइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। तो साइंस में क्या होता है, हमें देखने को मिलता है क्वेश्चनिंग भी होती है, एक्सप्लोर भी करना होता है और इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैरीड आउट बाय दीपिका इन द टीचिंग ऑफ द साइंस इज बेस्ट सूटेड द सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। तो दीपिका के द्वारा साइंस पढ़ाते वक्त कौन सी इन चारों में से स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जो कि ये ऊपर दिए गए क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पाएँ, जैसे क्वेश्चनिंग हो गया, एक्सप्लोरिंग हो गया, डूइंग होगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो ये चारों हमें प्रोजेक्ट वर्क में देखने को मिलता है। तो हमें नेचर ऑफ साउंड में जब हम प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट करेंगे तो ये हमें चारों जो है ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 रिकमेंडेड दैट टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड एम्फेसिस मैक्सिमम ऑन। तो हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का था वो सबसे ज़्यादा किस पे जो है रिलाई करता है। तो पहला तो क्या दे रखा है, रिलेटिंग द क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। हमारा यहीं पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। जब हमारा कभी भी हम हमेशा लर्निंग को क्या करते हैं, अपने रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने के भी लिए नहीं, आंसर करने के लिए भी नहीं और इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारा सही ये है, हम उसके क्लासरूम लर्निंग को उसके रियल लाइफ सिचुएशन से मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, गीता इज़ अ प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। तो गीता क्या करें, एक लेसन प्लान कर रही है, किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ह्यूमन आई पे पढ़ाने के लिए क्लास 8th के स्टूडेंट को। इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द लेसन प्लान इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन द हेल्पिंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेटर। तो इन चारों में से वो किस टेक्निक को अपना के जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को रिलेट कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट में बेटर। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा क्या होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके मॉडल के थ्रू बच्चों को ह्यूमन आई के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। इसको जो होम असाइनमेंट भी नहीं देना अच्छा होता है और डिक्टेशन के लिए भी नहीं, और क्या होता है इंटरेक्शन क्वेश्चनिंग, इसके लिए भी वो डिमॉन्स्ट्रेट करके पहले जो है दिखाएंगे, उसके बाद फिर उस मॉडल के थ्रू और वहाँ पे बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन of the National Curriculum Framework 2005 NCERT book in science lay greater emphasis on। तो हमारी जो NCF के रिकमेंडेशन पे हमारी जो NCERT टेक्स्ट बुक बनाई गई है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर एम्फेसिस किस पे, सबसे ज़्यादा हमारा
रोल दे रखा है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्करेज द रूट लर्निंग। हम जो है क्या करने हैं, रट्टू विद्या को सबसे ज़्यादा कम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन दे रखा है। और नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। बच्चों को एक एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है, जो कि ए और सी पे हमारा रिलाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज adopted by a science teacher reflect scientific temper on her part। तो इसमें हमारा क्या दे रखा है, तो इसमें हमारा क्या करना है, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम। इस जो है प्रैक्टिस से क्या करेंगे, बच्चे जो है उसमें हमारा साइंटिफिक टेम्पर अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द फॉलोइंग स्टेप नॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ये जो स्टेप्स दिए गए हैं ये क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, इनको हम 1 बाय 1 करके करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें हम सबसे पहले किसको रखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा को रखेंगे। तो हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा से ही हमारा आंसर क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद फिर हमारा क्या रहेगा, फोकस फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे रहेगा। ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, ये हमारी सेकंड प्लेस पे रहेगी। उसके बाद फिर हमारा क्या करेंगे, हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, थर्ड प्लेस पे चला जाता है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट का हाइपोथेसिस करेंगे, ये हमारी फोर्थ प्लेस पे चले। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लास्ट हमारी स्टेज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है, जो कि CBDA ये हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस है किसको लगाने के लिए, हमारे साइंटिफिक मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट फॉर्म एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस, दीज लर्निंग एक्सपीरियंस प्राइमरली एम। तो हमारा क्या, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो हम करते हैं और प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है हमारे लर्निंग ऑफ साइंस में, इसका जो है करने का प्राइमरी एम क्या होता है। इससे क्या होता है, हमारे बच्चों को क्या मिलती है, हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपनी लर्निंग को एक्सटेंड कर पाएँ और बढ़ा पाएँ। तो हमने क्या, हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, 4 हमारा सही हो जाता है। अगेन हम बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इसकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो हमारी कंप्लीट लिस्ट ऑफ NCERT बेस्ड साइंस नोट्स को देख लें। और इससे बेस्ड हमारी पेडागॉजी भी हमने कंप्लीट करके बनाई हुई, जो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आप समझ पाएंगे कि वहाँ से हमारा जो नल सेट पॉइंट में हमारे जो है टॉपिक्स दिए गए हैं, वहाँ से आपको एक एक पॉइंट से हमें डिफरेंट हमें क्वेश्चन आंसर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।